दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर आदमी हैं। कई बार मैं बता चुका हूं कि अमेरिका और इसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं कहूँगा मैं, उनके ऊपर इनकी बहुत पकड़ है। तो आज मैं आप काज़मी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अभी आपके चैनल पे ही जो मीडिया स्टार वर्ल्ड है उस पर एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग मैंने देखी कि सऊदी अरब और ईरान करीब आ रहा है, कुछ ऐसी खबर थी, आपने खबर की थी, तो वो एक नई खबर थी, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग थी। आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड ज़रूर देखें अगर आपको मुस्लिम कंट्रीज़ की सही खबर लेना हो। काज़मी साहब का अपना चैनल है, रिसर्च करके उसमें खबर आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भारत के बारे में। हमारा भारत जो है पहले रशियन लॉबी में था, जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उसमें भी रशियन लॉबी था। शुरुआत से नेहरू जी के ज़माने से लेकर आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, कई लोग आए, सब लोग आए, लेकिन हम लोगों ने रशियन लॉबी नहीं छोड़ी। लेकिन अब अचानक 2014 में मोदी जी आए तो ये रशियन लॉबी भारत ने छोड़ के अमेरिकन लॉबी की तरफ चला गया, जबकि अमेरिका ने कभी भारत का साथ नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। लड़ाई हुई, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी इंदिरा गांधी के ज़माने में, तब भी रशियन लॉबी ने साथ दिया था। अमेरिकन लॉबी ने अपने बेड़े भेजे थे, 7 फील्ड जिसका नाम था, लेकिन वो कुछ किया नहीं था, वो खड़े रहे थे, वापस चले गए थे, पाकिस्तान ने 2 टुकड़े करा दिए। तो ये जो गए हैं, तो इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा अमेरिका के साथ जा रहे? क्योंकि अमेरिका तो व्यापार करता है, हरदम व्यापार करता है। कोरोना की दवाई नहीं बना लेगा तो बेचेगा, फ्री में कोई चीज़ नहीं देगा। देखिए, एक मुहावरा है कि आप दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो अच्छी फॉरेन पॉलिसी वही होती है जिसमें पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हों। तो भारत ने इस 2014 के बाद ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तान को, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी जितने पड़ोसी हैं वो हमसे सब दूर होते जा रहे हैं। सब एक तरह से नाराज़गियाँ हैं, जिसमें भूटान जैसा देश, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में से कहीं ना कहीं से नाराज़गियों की बातें सामने आ रही हैं। और चाइना का तो आप अभी देख ही रहे हैं, इतना झूला झुलाने के बाद भी चाइना ने एक तरह से हमें ही झूले में डाल करके कहीं उठा के फेंक दिया। तो ये सूरत है। तो विदेश नीति जो है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुल्क में, मुल्क के आसपास पड़ोस में शांति हो। ये मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और शांति तभी रह सकती है जब आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हों। अब कोई अगर तीसरा मुल्क आकर के दूर से 10-15 हज़ार किलोमीटर की दूरी से आकर के हमारे पड़ोसियों के बीच में टकराव पैदा कर रहा है, तो वो आप इसे समझ लीजिए कि वो अपने किसी फ़ायदे के लिए आया है और हमारे नुकसान के लिए आया है। आ रहा है दोस्त के ही शक्ल में, लेकिन वो हमारे नुकसान के लिए आ रहा है। नुकसान मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर वो हमें डायरेक्ट भी नुकसान ना पहुँचाए, कम से कम हमें हथियारों की दौड़ में शामिल करा करके जो हथियार ख़रीदने के लिए हमारा पैसा जाएगा, वो मुल्क का नुकसान होता है। उसी में अगर हथियारों की दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं, जो हम हो गए, उससे मुल्क का नुकसान होता है। तो ये तो एक ब्रॉड बात जो मैंने बताई वो ये है। दूसरे, रूस के साथ हम थे 47 के बाद, 1990 की दहाई के तकरीबन आधा गुजरने के बाद आसपास हम चले गए अमेरिका की तरफ, चूँकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसमें तकरीबन 15 मुल्क बन गए। तो ये रशिया की कमज़ोरी की एक वजह थी। और दुनिया में ये एक बात बताई गई थी कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो रहा है, यानी अब अमेरिका ही सुपर पावर है, बल्कि सुप्रीम पावर है, ये कहने की कोशिश की गई। और सारे मुल्क टूट पड़े अमेरिका की तरफ, अमेरिका के खेमे में चले गए, उसमें भारत भी चला गया। अब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अमेरिका जिस मुल्क में भी गया है, मतलब ये समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती कोई फ़ायदे का सौदा है। हालांकि मैंने एक बात बता दी कि वो नुकसान इसलिए है कि जो दूर से आ रहा है वो और आपस में लड़ाई कर रहा है, तो वो हमारे फ़ायदे का नहीं हो सकता। जी।
अब ये दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो ये कि अमेरिका की बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, जिस मुल्क में भी वो दोस्त के तौर पे गया है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे इराक हो, लीबिया हो, या जो और बहुत से मुल्क हैं, उनमें एक तरह से पूरी तबाही करके निकला है। तो मुझे उसी में फ़ायदा भी होता है, उसी में उसका फ़ायदा होता है। देखिए कोई बिल्डिंग खड़ी होगी, जब तक खड़ी है मेंटेन करके मालिक चला रहा है, तो उसमें क्या बिगड़ेगा। हाँ, किसी दिन बुलडोजर आके तोड़ दे, फिर दोबारा बनाने वालों को तो पैसा मिलेगा, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने खुद इराक की जंग में देखा है। मैं आपको बीच में एक वाक़या बताऊं कि मैं फ़िलिस्तीन होटल में था, जो कवरेज के लिए गया था। दजला के किनारे पर एक टेलीफोन एक्सचेंज अच्छी खासी ठीक ठाक थी। एक दिन अचानक पता चला जंग रुकने के बाद कि उसमें आग लग रही है। कि भाई क्या हुआ, आग क्यों लग रही है? तो ये बात सामने आई कि भाई ये पूरी तरह से तबाह होगी, तभी तो बड़ा ठेका मिलेगा। तो ये डिस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें इन मुल्कों को जो है वो फंसाए रखो और पैसा कमाते रहो। तो ये एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, आप अगला सवाल करेंगे उससे पहले, वो ये कि मैं पाकिस्तान के हालात हम लोगों के सबके सामने हैं, हमारे दर्शकों को भी सामने है, ख़बरें देखते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान जंग के बाद में क्या हाल हुआ पाकिस्तान का, और वो अमेरिका की दोस्ती के नतीजे में सब कुछ हुआ। तो मैं तो भाई ऐसे महसूस करता हूँ कि जिस तरह से कोई एक जलती हुई ट्रेन हो, उसमें अगले डब्बे में पाकिस्तान बैठा है और अब हम भी उसी ट्रेन के पिछले डब्बे में बैठ गए। तो जिस तरह से हिंदू मुसलमान नफ़रत, जिस तरह से पड़ोसियों के साथ दुश्मनी, जिस तरह से जंग के जैसे हालात बनाए रखना, इसमें तबाही ही होगी। और इसमें कहा यह जा रहा है कि अमेरिका जो सुपर पावर है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मुझे नहीं लगता कि दोस्ती का वो कोई एक काम भी कर रहा है। भाई आपने जैसी बात कही कि अमेरिका जहाँ भी गया डिस्ट्रक्शन हुआ, वो तो अपने हथियार बेचने के लिए जाता है, जहाँ जाता है उसने अपने बिजनेस करना है, और ये उसकी पॉलिसी रही है। और शुरू से लेके अब तक भारत उनके साथ नहीं गया। जैसे रूस था तो रूस क्या करता, जैसे बोकारो इंडस्ट्री लगाई, कोरबा की इंडस्ट्री लगी, भारत में कई उसने स्टील प्लांट लगाए, यहीं लगाए प्लांट, और आप प्रोडक्शन करके यहीं दिया, छोड़ के चले गए। नहीं, मुझे एक बात, लेकिन अमेरिका ने कोई ऐसी एक ईरानी पत्रकार की बात याद आती है, कम से कम 15 साल पहले बात बताई। वो चूँकि ईरान एक ज़माने में अमेरिका का एलाई था, शाह के ज़माने में, जी, और वो भारत में ईरान रेडियो टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ थे, दिल्ली में थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प बताई, जिस पे मैं भी गौर किया कि देखिए जिस मुल्क में रूस का इन्फ्लुएंस था, वहाँ उन्होंने इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की, इंस्टीट्यूशंस बनाने में मदद की। जी, बिल्कुल। अमेरिका जहाँ था या फ्रांस जहाँ था, उन्होंने मुल्कों के ऊपर की टिप टाप दिखावे तो किए, लेकिन असल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होने दिए। तो ये कंपैरेटिव एक बात, मतलब मुझे इस वक्त याद आ गई तो मैंने बताया। तो ये सूरत हाल है, उससे हमारा भारत देश गुजर रहा है, और इसमें आने वाले वक्त में मुझे तो नहीं लगता कि अब जैसा कि आप कुछ भलाई और कुछ अच्छा अपने बुलेटिन्स में कहते हैं कि अमेरिका ने एक पॉलिसी बना रखी है कि अगर फौज भेजेगा वो, तो पैसे आपसे लेगा। बिल्कुल, वो तो फौज का सारा खर्चा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो पेंटागन का खर्चा सारे उन मुल्कों से ही निकालता है जिन मुल्कों में फौजें भेज देता है। जैसे सऊदी अरब, जैसे कुवैत के साथ डील जो हुई थी, उसमें बाकायदा इसी तरह की फौज बैठी हुई है। बहरीन, तो उनसे बाकायदा अपनी फौजों की मैं तो इसके माने जो एकदम से भारत ने हथियार, अभी राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर किया कि ये कई हथियार, कई लाख करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे। हालांकि इसमें जो खरीदारी की है रूस से भी की है इन्होंने, रूस से की है, लेकिन अमेरिका बेचेगा, काफी कुछ बेचेगा जो हमें नजर आ रहा है। तो इससे नुकसान, पूछने का मतलब ये था कि भारत को क्या फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, मुसलसल टेंशन से नुकसान ही होना है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो पैसा हथियारों में जाएगा वो डूब गया। हथियार इस्तेमाल कहाँ हो पाते हैं? नहीं। जितने, क्या आपने रफ़ाइल कितनी बार इस्तेमाल किया है? जो या वो जो थी तोप
जिसके बारे में ये राजीव गांधी की हुकूमत गिरी थी, वो करगिल में इस्तेमाल हुई, उसकी खबरें थी। लेकिन जंगें कहाँ होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आकर के स्टॉक में हो जाते हैं और फिर बाद में कह दिया जाता है कि ये आउटडेटेड है, अब दूसरा खरीदो, और उसके बाद तीसरा खरीदो। वो होता है, वो चलता रहता है। अब वो उनका जो इंडस्ट्रीज हैं, हथियारों की इंडस्ट्रीज, वो चलाते रहने का एक चरखा है, जिसमें वो जंग जैसी हालत बनाए रखते हैं। कहीं कहीं जंगें भी कर लेते हैं, बल्कि जंगों की हालत बनाए रखने में उनका फ़ायदा ये है कि जो उनका सॉफ्टवेयर है, यानी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी बिकती रहती हैं। मैकडोनल्ड और पेप्सी और कोक ये भी बिके, और हथियार भी बिके। तो ये दोनों चीज़ हथियार, हाँ, दोनों चीज़ें चलती रहें। और अब तो इस कोरोना में जो स्कैम बहुत बड़ा सामने आने वाला है, बहुत हद तक बहुत से लोग बोल रहे हैं, अब ये खुद दवाओं का भी एक बहुत बड़ा स्कीम है कि इसके ज़रिए भी आपसे पैसा खींचा जाता है, और आप दिन ब दिन आप कमज़ोर होते जाएं, बीमार होते जाएं, और आपकी जेबें खाली हो जाएं, ये सारा पैसा चला जाए बाहर। ये सब हो रहा है। बाहर क्या? अमेरिका चला जाए, क्योंकि रूस की अगर पॉलिसी देखे, रूस इस तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं करता। जी, वो निस्बतन वो लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती भारत से रखी है उसने, भारत से रखी है, और कोई मजाक नहीं कि चीन से भी उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए। जी। चीन से उसकी वैसे दोस्ती नहीं, ट्रेड बार है, जिसमें भारत उलझ गया जाए। बिल्कुल। क्या राय है? भारत उलझ गया है। हाँ, भारत का अजीब एक, असल में पॉलिसी डेफिसिट जिसे कहते हैं ना, पॉलिसी की कमी है कि ना तो ये तय कर पा रहे हैं कि बायकॉट हो, ना ये तय कर पा रहे हैं कि कारोबार हो, और कारोबार ना हो ऐसा भी नहीं है। जो गुजरात के सारे कारोबारी हैं वो नई डील कर रहे हैं चाइना के साथ आज भी, लेकिन आम आदमियों से कहा जा रहा है कि टिकटॉक इस्तेमाल ना करो, ये इस्तेमाल ना करो, वो ना करो, लेकिन सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। भाई, तेल के कारखानों में डेली की डीलिंग हो रही है चीन से। जी बिल्कुल हो रही है, अखबारों में भी आ रहा है, सारी जगह आ रहा है। कोई डील, बड़ी डील नहीं रुकी है। हाँ। सिर्फ खिलौने नहीं खरीदी है, जी। टिकटॉक बंद कर दिया ताकि आम लोग समझें कि कुछ रोका जा रहा है। टिकटॉक बंद होने से इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन टिकटॉक की जो कंपनी है, बेलनेक डांसिंग, उसका पूरा पैसा लगा हुआ है कई कंपनियों में। वो है। देखिए, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में सीधी नहीं है। जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है वो ही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब, और आपने हमारे चैनल पर आगे कुछ बातें बताई, आते ही रहते हैं आप अक्सर। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।